कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बीट्स हमने स्टडी करना है, तो बीट्स इज अ रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। लेकिन बीट्स में हमारे पास सिचुएशन ये है कि जो दो साउंडिंग सोर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइड सा डिफरेंस है। जैसे एक ट्यूनिंग 4 के 4 हर्ट्ज की है, दूसरी ट्यूनिंग 4 2 हर्ट्ज की है। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में वेव्स इमिट कर रहे हैं। ये वेव्स जब ओवरलैप करेंगी तो कभी क्रस्ट पर आएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कभी क्रस्ट ट्रफ पर आएगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसकी वजह से कभी लाउड साउंड सुनाई देगा, कभी साइलेंस जोन आ जाएगा। तो पीरियोडिक अल्टरनेशन होगी, पीरियोडिकली चेंजेस आती रहेंगी, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। तो दिस पीरियोडिक अल्टरनेशन बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम लाउडनेस ऑफ साउंड इज कॉल्ड बीट्स। दिस इज कॉल्ड बीट्स। तो पैदा कैसे हो रही है? दो साउंडिंग सोर्स हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा फर्क है। ये वेव्स सेम डायरेक्शन में इमिट कर रहे हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अब क्यों कभी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी? जैसे एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि सर क्योंकि दोनों की वेवलेंथ तो अप्रॉक्सीमेटली सेम है, तो फिर तो हमेशा क्रस्ट पर ही आना चाहिए, ट्रफ पर ही आना चाहिए, हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होनी चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, इस इक्वेशन पे गौर करो। देखो, वेव स्पीड इज अ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो अगर वेवलेंथ को हम कांस्टेंट तस्वीर करें तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी स्पीड भी ज्यादा है। इधर देखो, ये 4 हर्ट्ज इमिट कर रही है, इसका मतलब इसने 4 साइकिल्स पर सेकंड इमिट किए होंगे वेव के। इफ यू लुक एट इट, यहाँ पे 4 कंप्लीट वेवलेंथ्स इमिट हुई है और यहाँ पे सिर्फ 2 वेवलेंथ्स। तो इसने 1 सेकंड में 4 लैम्डा डिस्टेंस कवर किया, इसने 1 सेकंड में 2 लैम्डा डिस्टेंस कवर किया है। तो इसकी स्पीड भी ज्यादा है। उसकी वजह से कभी क्रस्ट पर आ जाएगा, कभी क्रस्ट ट्रफ पर आएगा। इसीलिए पीरियोडिकली कभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, कभी डिस्ट्रक्टिव। अब ये बहुत आसान है, आपने सिर्फ यहाँ तक पहुंचना है। कैसे? ये डेफिनेशन हम सबको पता है, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम। इसी क्वेश्चन को रीअरेंज करो तो नंबर ऑफ वेव्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम। फिर वेव स्पीड इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। और वेव speed is also the distance covered by wave per unit time। इन दोनों को कंपेयर करो, 3 equal to 4। यहाँ पे 3 equal to 4 करने से s by t is equal to f lambda, ये इक्वेशन 5 बन गई। अब 1 में f की वैल्यू है n by t, तो यहाँ पे f की बजाय n by t पुट करेंगे तो ये t और ये t कैंसिल होगा, s is equal to n lambda। अब मैंने क्या किया, s को पार्ट डिफरेंस कह दिया और n को डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ वेव्स कह दिया। क्यों? S पार्ट डिफरेंस है, ये देखो। अच्छा, इससे कम डिस्टेंस कवर किया, इससे ज्यादा, तो ये डिफरेंस क्या कहलाएगा? इससे 4 वेवलेंथ्स के बराबर डिस्टेंस कवर किया, इससे 2 वेवलेंथ के बराबर। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि इसने जो डिस्टेंस कवर किया S1 वो 4 लैम्डा है, तो इससे जो डिस्टेंस कवर किया होगा S2 वो कितना होगा? 2 लैम्डा। तो पार्ट डिफरेंस 4 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा इज 2 लैम्डा। तो S को रिप्लेस कर दो पार्ट डिफरेंस से और n को रिप्लेस कर दो n1 माइनस n2 से। ठीक है, इनटू लैम्डा। अब ये आपके पास बिल्कुल रेडी क्वेश्चन है। इसमें आपने क्या करना है, इन टाइम इंटरवल्स पर इवैल्यूएशन करनी है। फॉर एग्जांपल t इक्वल टू 0 पर हम देखेंगे कि हमारे सोर्स 1 ने कितनी वेव्स इमिट की है, सोर्स 2 ने। अच्छा, ये क्योंकि बहुत कम फ्रीक्वेंसीज है तो मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए एक को 30 और एक को 32 हर्ट्ज दे दूं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब हमारे सोर्स F1 ने जिसकी फ्रीक्वेंसी है ऐसा करते हैं, इसको 32 कर देते हैं और इसको 30, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ग्रेटर फ्रीक्वेंसी का मैं पहले लेना चाहता हूँ। अगर F1 32 हर्ट्ज है तो बताइए t इक्वल टू 0 पर कितनी वेव्स इमिट हुई होंगी? तो नंबर ऑफ वेव्स n1 इज इक्वल टू F1 इनटू t। ये देखो, ये वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ वेव्स F1 इनटू t। तो n1 इज इक्वल टू F1 कितना है? 32 मल्टीप्लाई विद 0 इज इक्वल टू 0। इसी तरह n2 इज इक्वल टू f2 इनटू t। तो n2 इज इक्वल टू 30 इनटू 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर मैं पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करूं इनका, तो पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू n1 माइनस n2 इनटू t। रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा कि नहीं? यस। इवन मैं डायरेक्टली यहां पे t 0 पुट करके भी सॉल्व करता हूं, रिजल्ट 0 ही आता है। पार्ट डिफरेंस 0 हो तो कौन सी इंटरफेरेंस होती है? कंस्ट्रक्टिव। यानी कि इस वक्त सिचुएशन ये है
कि ये जो दोनों साउंडिंग सोर्सेस हैं, फॉर एग्जांपल ये और ये, तो ये फर्ज करो कि ये भी इनके जो प्रॉन्ग है वो मीन पोजीशन से इधर आ चुके हैं। ये मीन पोजीशन की, ये पीछे आया हुआ प्रॉन्ग, ये मीन पोजीशन की, इसका प्रॉन्ग भी पीछे आया हुआ। तो अभी ये क्या इमिट करेंगे, दोनों कंप्रेशन से इमिट करेंगे कि नहीं? जैसे किसी ने यूं हील को खींचा हुआ है, प्रेशर क्रिएट किया हुआ है, तो जैसे ही वो रिलीज होगा तो हाई वेलोसिटी से आगे जाएगा। तो इस वक्त फर्ज करो दोनों कंप्रेशन सेंड कर रहे हैं, तो वो इन फेज होंगे, इसलिए कौन सी इंटरफेरेंस होगी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ठीक है, अब एग्जैक्टली सेम पैटर्न हमने रिपीट करना है t1 इक्वल टू 1/4 सेकंड के लिए। ठीक है जी, ये पार्ट डिफरेंस वाली इक्वेशन से दूसरी बार जो लिखी तो इसमें t डाला है और नीचे लैम्डा डाला है। ओ सॉरी, इसमें हाँ यूं से गलती होगी, ये लैम्डा यहाँ पे t था, तो n1 माइनस n2 दोनों ही जीरो है, तो 0 इंटू लैम्डा इज स्टिल 0। ठीक है, वो रॉन्ग एक्सप्लेनेशन आ गई थी उस वक्त। ओके, अब बिल्कुल इसी तरह 1/4 सेकंड पे क्या होगा? ठीक है, हमने f1 के लिए भी कैलकुलेशन करनी है और f2 के लिए। अब ये टोटल आपका इधर देख लेना, ये टोटल कितने स्टेप का प्रोसेस है, इसको बस रिपीट करो 4 दफा, 1 2 और 3, और आखिर में मेंशन कर दो फोर्थ में कि कौन सी इंटरफेरेंस है। तो चलिए स्टेप 1 परफॉर्म करते हैं। ठीक है, स्टेप 1 क्या है? f1 कितना है? 32 हर्ट्ज है। f1 इज 32 हर्ट्ज। तो बताइए इसने कितनी वेव्स इमिट की होंगी? अब n1 इज इक्वल टू f1 इंटू t। तो f1 कितना है? 32 इंटू 1/4, बताइए क्या आएगा? 8। इसने 8 वेव्स या 8 वाइब्रेशंस इन अदर वर्ड्स सेंड की होंगी, क्योंकि ये वाइब्रेट भी कर रहा है। और इसी तरह सेकेंड स्टेप में f2 30 हर्ट्ज का है, 30 हर्ट्ज का, तो उससे कितनी नंबर ऑफ वेव्स या कितनी वाइब्रेशन सेंड की होंगी? तो f2 इंटू t कितना होगा? 30 इंटू 1/4, इट गिव्स यू 7.5 वाइब्रेशंस। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में अगर आप पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करो तो कितना होगा? n1 माइनस n2 इंटू लैम्डा, क्या आएगा? 8 माइनस 7.5 मल्टीप्लाई विद लैम्डा इज 0.5 लैम्डा, व्हिच इज हाफ ऑफ लैम्डा। बताओ कौन सी इंटरफेरेंस है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो ये साइलेंस जोन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब आप ऐसा करें कि इस टाइम के लिए आप कैलकुलेशन करें t2 के लिए, या सिंपली इसको t कह दें, नो प्रॉब्लम, t कह दें, t इक्वल टू 1/4 सेकंड के लिए क्विकली ये 3 स्टेप्स परफॉर्म करें, शुरू हो जाए। 1/4 को f/4 आपने फिर से नहीं सॉरी 1/2 सेकंड, हाफ सेकंड के लिए करना है। वन लैम्डा बिल्कुल। तो f1 है आपका 32, जिसकी वजह से आपके पास n1 आएगा f1 into t, which is 32 into 1/2 is equal to 16 hertz, और इसी तरह f2 is equal to 30 hertz, n2 is equal to f2 into t, which is 30 into 1/2 is 15 hertz of vibrations. तो अगर पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? n1 minus n2 into lambda is equal to 16 minus 15 lambda is equal to 1 lambda, which means which interference? Constructive interference होगी। Again calculations करें, t equal to 3/4 सेकंड के लिए, t equal to 3/4 सेकंड के लिए, again f1 is your 32 hertz, तो उसका जो n1 है that is f1 into t, 32 into 3/4। तो देखो 32 divided by 4
8 into 3 24 वाइब्रेशंस। इसी तरह F2 जो है 30 हर्ट्ज है, तो उसके लिए N2 की वैल्यू आपके पास होगी F2 into T which is equal to 30 into 3/4। तो 7.5 मल्टीप्लाई विद 3 आएगा 22.5 वाइब्रेशंस बन जाएंगी। अब अगर मैं पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करूं तो पार्ट डिफरेंस इज N1 minus N2 into lambda and the result is 24 minus 22.5 lambda which gives you 1.5 lambda which means 3/2 lambda 3/2 lambda। कौन सी इंटरफेरेंस? अगेन आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगी और t इक्वल टू 1 सेकेंड पे कर लेते हैं तो ये तो सबसे आसान है। F1 is equal to 32 hertz और F2 is equal to 30 hertz। अब इसके लिए N1 किसके बराबर होगा? F1 into T, तो 32 मल्टीप्लाई विद 1 is equal to 32 और इसके लिए N2 किसके बराबर होगा? F2 into T, 30 मल्टीप्लाई विद 1 is equal to 30 वाइब्रेशंस। तो एक साइकिल कंप्लीट हो गया, एक सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट हो गया तो इससे 32 वाइब्रेशंस, इससे 30 वाइब्रेशंस सेंड की हैं। अब अगर हम पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करें तो पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू N1 minus N2 into lambda, it gives you 32 minus 30 into lambda, it gives you 32 minus 30 is 2 lambda। 2 lambda की वजह से कौन सी इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा बताओ ये इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पीरियोडिक है? हर हाफ साइकिल के बाद कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। देखो यहां से शुरू करो तो हाफ साइकिल कंप्लीट हो गया, हाफ टाइम में हाफ साइकिल, फिर हाफ साइकिल के बाद तो एक चीज और नोटिस करो, बताओ दोनों साउंडिंग सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी में फर्क कितना है? 2 हर्ट्ज का। और कितनी दफा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है? 2 दफा। तो कितनी दफा डिस्ट्रक्टिव हुई है? 2 दफा। तो जितना साउंडिंग सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होगा उतनी ही दफा कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी एक सेकंड में। तो इनिशियली वो इन फेज थे, जब टाइम स्टार्ट हुआ, काउंटिंग स्टार्ट हुई तो फिर उन्होंने 2 दफा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की और 2 दफा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो इट मींस द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड। ये जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है और इसकी वजह से जो लाउड साउंड पैदा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? बीट कहते हैं। तो जितना आपके पास फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होगा उतनी ही बीट्स प्रोड्यूस होंगी पर यूनिट टाइम। समझ आई बात की? ओके तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये चीज मेंशन करते हैं कि नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द टू साउंडिंग सोर्सेज। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं 32 minus 30 2 बीट्स यहाँ पे प्रोड्यूस हुई हैं, ठीक है।